नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ रश्मि और आप लोग देख रहे हैं रिमी टीवी। आज आप लोगों को एक खास शख्स से रूबरू करवाने के लिए आई हूँ और आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि ये जो आज मैं इंटरव्यू लेने के लिए जा रही हूँ जिस मैम का, निवेदिता रश्मि मैम का, और आप लोगों को मुझे अंदाज है कि बहुत ही बेहतरीन ये आप लोगों को लगेगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये एक शिक्षिका होते हुए एक लेखिका भी हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इंटरेस्ट कैसे है लेखिका में, क्योंकि हर कोई सोचता है कि जॉब हो गया क्या दूसरे क्षेत्र में उम्मीद रखे या फिर इतना मेहनत करके क्या फायदा। लेकिन इनका जो एक अलग प्रयास है और इनका जो लेखनीय होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। तो इनसे जानने का प्रयास ये करेंगे कि किस तरीके से इनसे इंटरेस्ट आया और खास करके इनका जो एक अलग प्रयास रहता है। काफ़ी इन्होंने लेखिका हैं तो काफ़ी सारी इन्होंने बहुत सारे ऐसे पंक्तियाँ लिखी है, तो इनसे जो सुनने का भी प्रयास करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे किस तरीके से इनमें इनका रुचि आया, किस तरीके से और क्या-क्या करती हैं अभी। मैम, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। और अपना छोटा-सा परिचय हो जाए। जी, मेरा जन्म बिहार के छपरा जिला में हुआ है। मेरा जन्म बिहार के छपरा जिला में हुआ है। मेरा जन्म बिहार के छपरा जिला में हुआ है और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सभी मेरे घर में शिक्षक रहे हैं। तो बचपन से ही घर पे पढ़ाई-लिखाई का माहौल था, तो पढ़ने-लिखने में इंटरेस्ट रहता था मुझे। मैं आपको बता दूँ कि मैं लिखती हूँ, आध्यात्मिकता में भी मेरी बहुत काफ़ी गहरी रुचि है और मैं आध्यात्मिक चीज़ों को भी बहुत पढ़ती हूँ, मनन करती हूँ, चिंतन करती हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी बहुत बड़े संत थे। कहे कहें अगर कि वो संत थे, उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर भी बनवाया है, जहाँ हम लोग अभी भी सेवा करते हैं। तो पढ़ने में इसी तरह से रुचि रही और अभी भी पढ़ रहे हैं, भूख है कहिए तो पढ़ने के प्रति। और भूख को कभी आप लोग ये नहीं कर सकते हैं कि आज मेरी भूख खत्म हो गई है। हर रोज़, हर नई सवेरे के साथ इंसान की एक नई भूख होती है। तो उसी तरीके से आज निवेदिता रश्मि मैम है जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगी इस विषय को लेकर के। मैम, आप एक टीचर हैं और टीचर होते हुए किसी का ये ख्वाहिश रहती है कि एक टीचर होते हुए एक लेखिका है, सबसे बड़ी बात है। और मैं सबसे पहले आपको बहुत-बहुत सैल्यूट करती हूँ कि आपने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं। आपने पहली वो पंक्ति क्या लिखी थी, जो आप सबसे पहले लिखी होंगी? जी, ऐसा तो मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या लिखा, लेकिन जब बचपन में पत्रिकाएँ आती थी, सरस सलील वगैरह, तो उसमें मैं बहुत सारे महिलाओं के पात्र मैं देखती थी। या फिर मैं स्टेशन दिल्ली जाती थी, मेरे पिताजी दिल्ली में शिक्षक हैं, तो मैं बिहार से दिल्ली जाती थी, तो सुरमेरनपुर है या छोटे-छोटे जो स्टेशंस के नाम होते थे, मैं अपने भाई-बहन से बोलती थी कि मैं अपनी कहानियों में इन स्टेशन का ज़िक्र करूँगी, मैं लिखूँगी। वो लोग हँसी उड़ाते थे। तो मैं छोटी-सी एक कहानी लिखी थी, जिसमें एक लड़की होती है, वो शादी नहीं करना चाहती है। मैं अपने मम्मी को दिखाई वो कहानी। मेरी मम्मी को उतना, वो भी वर्किंग है, घर का भी काम होता है, तो पढ़ने-लिखने में उतनी रुचि नहीं थी। फिर मेरे छोटे भाई-बहन थे, तो मैं उनके लिए बाल कविताएँ लिखी। उतना अब वो सब मेरे पास है भी नहीं। फिर मेरे पिताजी डायरी लिखा करते थे अपने समय में, तो मैं उसको पढ़ती थी। मतलब एक पढ़ने के प्रति मेरी भूख थी बचपन में, क्योंकि उस तरह के लोग नहीं मिलते थे जो मेरे भीतर जिज्ञासाएँ थी। तो मैं लोगों की कंपनी से अधिक क्या करती थी कि किताबों के साथ समय गुज़ारना चाहती थी, तो कुछ न कुछ पढ़ती थी। तो जब मैं कहानी पढ़ती थी, जो गद्य की कहानियाँ होती हैं क्लास में, तो मैं सोचती थी कि कैसे ये लोग लिखते होंगे? क्या मैं भी किसी दिन लिख पाऊँगी? मुझे बहुत रुचि थी। कई बार ऐसा होता था कि मार भी खानी पड़ती थी घर में वो पढ़ने के लिए, है ना? अच्छा। कई बार ऐसा हुआ कि अखबार पिताजी ने बंद करवा दिया कि तुम दिन भर इसी में लगी रहोगी। ऐसा था कि एक-एक अक्षर उसको ख़त्म करने के बाद ही कोई काम करना का मन करता था। तो ये है, पिताजी गल्प पढ़ते थे अधिकतर, गुलशन नंदा वगैरह की लुगदी साहित्य पढ़ते थे, जिसको बच्चों को पढ़ना अलाउ नहीं था। लेकिन उस उम्र में मैंने वो भी पढ़ लिया। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं कहीं न कहीं लेखक बनूँगी ही, लेकिन जब धीरे-धीरे मैं इस रास्ते चली, तो आप कहेंगी कि कोई लेखक क्यों बनता है? तो कहीं न कहीं उसके भीतर बहुत सारे प्रश्न अंकुरित होते हैं, जन्म से ही, है ना? लेखक जन्म लेता है, वो बन नहीं सकता है। कोई भी अगर लेखक है, तो वो जन्म लेता है, वो बनेगा नहीं। उसके भीतर ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि अगर आपसे पूछो कि आप क्यों बोलती हैं, बात क्यों करती हैं? तो लेखन भी बातचीत ही है। जो बातचीत हम आप
सामने बैठ के कर रहे हैं, वही बातचीत लेखक दुनिया से करता है, ब्रह्मांड से करता है। उसकी लेखनी स्वांतः सुखाय के लिए है, अपने लिए है, क्योंकि हमें संतुष्टि नहीं मिलती है किसी से बात करके, या हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं, या फिर समाज में इतनी कुरीतियां हैं, जो चीज़ें गलत हो रही हैं, उनके बदलाव के लिए, उन पे असंतोष व्यक्त करने के लिए, उनको सही दिशा देने के लिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमारी लेखनी लिख देते हैं तो मन को शांति प्राप्त हो जाती है। हम कुछ कर तो नहीं सकते, लिखने से हमारे मन को जो एक मन व्याकुल होता है उसको शांति मिलती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि साहित्य जिया भी जाए, सिर्फ लिखा ना जाए। लिखने के लिए तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन मैं जीने में भी विश्वास करती हूँ। वर्तमान दौर में जो जिस पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो पीढ़ी बढ़ते जा रही है, उसके हिसाब से देखा ये जा रहा है कि जो सम्मान एक लेखक और लेखिका को मिलना चाहिए, वो अभी कहीं न कहीं बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो आपका इस पे क्या व्यक्तिगत विचार है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि लोग समझते हैं कि जो बेकार है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो बेरोजगार है, वही लेखक बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने वोल्गा से गंगा पढ़ा राहुल संकृत्यायन जी का, आपने नाम सुना होगा, तो मुझे लगा कि लेखक जन्म लेते हैं, लेखक पैदा ही होते हैं, लेखक बनाया नहीं जा सकता किसी को लेखक, है ना। तो पहले भी हमारी बात हुई कि लेखक जो होता है वो संतुष्ट नहीं होता है, जो सामाजिक मापदंड है, जो नियम कानून है, जो शोषण है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके प्रति उसका असंतोष होता है। उसमें संवेदनाएं कुछ अधिक मात्रा में होती है, व्यवहारिकता का उसके पास ज्ञान अधिक नहीं होता। वो गुणा भाग करने में, जोड़ घटाव करने में बहुत कमजोर होता है, इसलिए वो लेखक होता है। तो वो देखता नहीं है कि कोई मुझे, वो पहले ही तैयार होता है कि मुझे बहुत अपमान मिलेगा, शायद मुझ पे पत्थर भी बरसाए जाएंगे, मैं सत्य कहूंगा तो। कई सारे लेखक ऐसे भी हैं जिनको ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ा। यही जिक्र आ रहा है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था, है ना। तो शरद चंद्र जी को उनकी दयालुता के लिए जाति से बहिष्कृत किया गया। बहुत सारे लेखक हैं जिन पे दोषारोपण होता है, लेकिन इस दौर में जो ये सोशल मीडिया का जमाना है, लेखक की प्रवृत्ति एक ग्लैमर को लेकर के चलने लगी है, इसमें भी ग्लैमर आ गया है। तो ये थोड़ा सा लेखन के लिए सोचने का विषय है, लेकिन हम देश काल परिस्थिति से उबर नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति है अभी कि सबको मिला करके चलना पड़ता है। अभी मेरे लिए साहित्य को लिखना और साहित्य को जीना दोनों एक चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर समाज में हैं तो लेखक भी हो या संत हो, कोई संत हो जिसका ईश्वर से अधिक जुड़ाव है, तो रह तो वो परिवार में ही रहा है, समाज में ही रहा है, तो उसको कुछ चीजें तो फॉलो करनी होती है। तो उसी तरह से अभी भी जो इसका महत्व समझेगा, उस आग को समझेगा जो चिंगारी लेखक देता है ना। स्त्री विमर्श पे जो शरद चंद्र जी ने लिखा, बंगाल में जो क्रांति हुई, और बंगाल में अभी भी बंगाल को कहे तो सबसे आगे माना जाता है कला और संस्कृति के रूप में, है ना। तो जो लेखक एक चिंगारी देता है, उससे समाज धीरे धीरे ही सही अग्रसर होता है उस पथ पे, और लेखक की मृत्यु के बाद ही उसका जो महत्व है उसको गिना जाता है। जीते जी उसका सम्मान तो नहीं हो पाता है। मैम ने बहुत अच्छी बात कही है, जिस तरीके से हमारे देश को बढ़ाने में बहुत सारे ऐसे महारथी का हाथ है, जो इस दुनिया से जब गुजर जाते हैं तब उनकी महत्वता क्या होती है तब हमें समझ में आती है। जिस तरीके से मैम बता रही थी, बहुत ही बेहतरीन मैम आपने बताई हैं। अब मैम मैं चाहूंगी कि हमारे देश को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है और हम लोग मानते भी हैं, इस विषय पे क्या आपका विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक लेखक के तौर पे मैं इसको बताना चाहूंगी, कहा जाता है, हमारा भी काम कहना ही है। हर लेखक जो होता है कहीं ना कहीं एक विचारधारा से प्रभावित होता है, वो अपने एजेंडा को बढ़ाता है। जैसे मैं ही फेमिनिज्म को बढ़ाती हूँ, एक स्त्री होने के नाते मेरे भीतर जो रोष था, इसलिए मैंने कलम उठाया, क्योंकि मैं सक्षम थी कलम के माध्यम से इन सब चीजों को, इन सारे प्रश्नों को उठाने का। तो कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है। कब पुरुष प्रधान रहा? सीता की बात की जाती है, गंगा पुत्र भीष्म की बात की जाती है, कौशल्यानंदन की बात की जाती है, राम पत्नी व्रता पति रहे, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, है ना। राम जब गए जनकपुर में तो स्त्रियों के बीच बैठे थे, है ना, स्त्रियों के मध्य बैठे थे ना। तो इन सब बातों को कभी कही नहीं गई। स्त्री प्रधान देश है ये हमारा भारत देश, पुरुष प्रधान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पुरुष प्रधान है, इसीलिए ये पितृसत्ता अभी तक हम लोगों को
बहुत ही तरह से प्रताड़ित कर रहा है, उस कहने को ही बदलना होगा। क्योंकि अगर आपको कहा जा रहा है कि आप सांवली हैं, आपका त्वचा जो है वो गहरे रंग का है, आपके भीतर कहीं न कहीं क्रीम खरीदने के बारे में उसी समय से चलने लगेगा, हमको भी गोरा होना है। लेकिन आप बहुत सुंदर हैं, अगर कोई कहे अरे वाह! आपका रंग ब्लैक ब्यूटी, व्हाट इज़ स्किन यू हैव, तब आपको लगेगा वाह! मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो वही बात है। मानने पे डिपेंड करता है नहीं, मानने नहीं, मनवाने पे। कहना एक ही बात को आप बार-बार कहेंगे तो वो चीज़ें घटित होने लगती हैं। वो लगता है कि हाँ, अगर आपको बार-बार हम कहें कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव है, आपका कम्प्लेक्शन, तो आपको अच्छा लगेगा। आप कहेंगे कि फिर ठीक है, गोरी चमड़ी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप गोरी चमड़ी वाले को नीचे दिखाने लगेंगे। लेकिन जब ये चल रहा है कि नहीं भाई, गोरी चमड़ी अच्छी होती है, तो एक हीन भावना होती है ना, कम्प्लेक्शन या फिर महिलाओं के फिगर के बारे में बहुत सारी धारणाएँ हैं, है ना? उम्र के बारे में है, प्रोफ़ेशन के बारे में है, तो कही जाती है, हमारा काम है उसी कहे की चीर-फाड़ करना, उसी कहे को बदल करके अपने तथ्य, अपनी दृष्टिकोण से उस बात को कहना, लोगों तक पहुँचाना। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से मैम ने बताया कि हमारे देश में कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आप जैसा मानेंगे वैसा ही है। जिस तरीके से मैम बता रही थी, बहुत ही अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। और भी मैम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप आध्यात्मिक लेखिका हैं, और तो कुछ अपने जो आपने लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं। जी, अभी तो मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे ही बहुत एक्टिव रहती हूँ। बड़े-बड़े जो साहित्यकार हैं, उनके टच में रहती हूँ और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करती हूँ। मैं बहुत किस अपने नाम से आप चलाती हैं? निवेदिता रश्मि। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो मार्गदर्शन देते हैं और मैं लिखती हूँ। स्त्री हूँ, इसीलिए एक तो स्त्री के विषय को चुनती हूँ, दूसरा है प्रेम को, दोनों स्त्री से ही रिलेटेड है। लेकिन अध्यात्म की बात कही तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि हम ना पुरुष हैं, ना स्त्री हैं। ये तो देह मिला है ना हमें। स्त्री का देह मिला, पुरुष का देह मिला, किसी को किन्नर का देह मिला, किसी को वृक्ष का देह मिला, है ना? आत्मा तो परम सत्ता से जुड़ी हुई है। तो अभी मैं एक गद्यात्मक पद श्रृंगार में लिख रही हूँ, जो हो सकता है कि अभी मेरी पहली पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो। तो कई पब्लिकेशंस बोलते हैं कि आप मटेरियल दीजिए, लेकिन एक है कि मेरे पिताजी से मुझे साहित्य का गुण तो मिला, लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन भी मिला। आध्यात्मिक होने से मुझे लगता है कि चीज़ें समय पे अपने आप हो जाती। शीला चाची से बरसों बाद मैं अपने दादी के अंत्येष्टि में मिली। देखा 45 की उम्र है, माथे पर सिंदूर बिंदी नहीं, साड़ी गुलाबी रंग की फब तो रही है और चेहरे पर सुकून भी नजर आ रहा है। पहली बार मैंने उन्हें इतना शांत और सहज देखा। बरबस ही मेरे मुंह से निकल पड़ा, अरे ये क्या हुआ, चाचा जी नहीं रहे क्या? अत्यंत सहज भाव से उत्तर दिया, ना जल रही है, 3 साल हो गए लेकिन उनका गुजरला। मुझे तब याद आया, वो सुना था मैंने कि वो नहीं रहे। सब लोग बैठे थे, मैं बस उनका चेहरा देख रही थी। जब मैं 12 साल की थी, तब वो मेरे घर कुछ दिनों के लिए आई थी। वो अत्यंत कुशल गृहिणी, एक से एक पकवान बनाती थी, सौंदर्य कला में भी निपुण, फिल्मों में भी उनकी गजब की रुचि थी, बाकी सभी महिलाओं से अधिक प्रभावशाली। किसी भी प्रश्न का उत्तर सेकंड में दे देती थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सुनने में आता कि प्रेम विवाह किया उन्होंने। वैशाली जिला में आज भी लड़के को पकड़कर शादी की जाती है। चाचा को उनके घर वालों ने पकड़कर चोरी छुपे फेरे दिला दिए। इधर चाचा के पिताजी असमय चल बसे थे। चाल चलन देखकर दादाजी ने गांव भर में मुनादी करवा दी थी कि इसका ब्याह नहीं होने दूंगा। सो चाचा ने खुद अपने विवाह का जिम्मा उठा लिया और गुपचुप शादी रचा दी। कितनी दूरदर्शिता थी ना उनके सोच में, लड़का नशेड़ी है तो विवाह नहीं करूंगा। पर हुई ही वही जो राम रचि राखा। विवाह के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी चाची पर, कैसे कैसे क्या क्या करके वो जीवन की गाड़ी खींच रही थी। एक बार मैं उनके घर गई तो देखा तार के पेड़ के सैकड़ों पंखे बना के रखा था वहां। पास पड़ोस के लोग ले जाते थे। 2 बच्चों की जिम्मेदारी, एक बूढ़ी सास
और गजेरी पति, जिसके लच्छेदार बातों पर वो कभी मर मिटी थी, और उसके भांग और ताड़ी का पैसा भी अब उन्हीं के हिस्से था। बहुत समृद्ध परिवार था। कोई दरोगा था उस घर में, तो कोई अफसर था मौसम विभाग में, पर दो महिलाएं एक दूसरे की संगिनी बनी थी, जो मुझे आज भी आनंद विभोर कर देता है। दोनों सास बहू हैं। वैसे तो 3 बेटे हैं बुड्ढी अम्मा के। बड़ा बेटा बम्बई में कई मंजिला मकान बना लिया, और छोटा बेटा कलकत्ता में पत्नी बच्चे समेत। 3 बेटे पति से विहीन 2 पोते पोतियों को कभी कभी भूख से बिलखते भी देखना पड़ता था। बेटा नशे में कभी ट्रेन की पटरी पर गिरा होता, तो सास बहू संग में जाती और टांग कर घर ले आती।